जय हिंद एवरीवन। यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग अपना करंट अफेयर सीरीज जो है वो वापस फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो ऑलरेडी जो है हम लोग अक्टूबर मंथ में जो है कई टॉपिक्स कर चुके हैं। अब 2-4 लेक्चर्स में जो है अक्टूबर मंथ खत्म होने वाला है। तो पहला जो है आज हम लोग का सोशल इशूज जो है आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये जो सीरीज है करंट अफेयर सीरीज आपके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है तो आप जो है इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक। तो पहला टॉपिक जो हम लोग करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो ये न्यूज़ में इसलिए टॉपिक आया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंकिंग 107th ये आई है। और इस तरह के इंडेक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को रिलीज करती है। तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ जो है इसको रिलीज करती है। तो इसका नाम जो है याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये सभी बिल्कुल याद नहीं करना है आपसे, हो सकता है बहुत ही कम चांस ऐसा पूछे कि भाई इंट्रोड्यूस कब किया गया था, लेकिन आपको जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम और इंडेक्स पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग जो हाल में आई है 2022 में 107th रैंक है। और जो है रैंकिंग 2021 से जो है वो एक तरीके से नीचे गिरी है। 21 में 101st रैंकिंग थी हंगर इंडेक्स में, लेकिन इसमें क्या है 107th पोजीशन पे इंडिया चला गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसमें क्या आता है, स्कोर निकाला जाता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर निकाला जाता है। तो जो स्कोर है वो इंडिया का 29 है, ठीक है। तो ये स्कोर जितना कम होगा उतना अच्छा है, ये स्कोर जितना कम होगा उतना एक तरीके से अच्छा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो एक तरीके से स्कोर है, अगर ये स्कोर जो है अगर 50 से ज़्यादा है तो अलार्मिंग कंडीशन है, एक तरीके से समझ रहे हैं ना, एक तरीके से अलार्मिंग कंडीशन है। अगर 20 से 35 है तो हम लोग सीरियस कैटेगरी डाल देते हैं, समझ रहे हैं ना। 50 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है, इसको ये जान लीजिए, मैं ठीक से बता देता हूँ। अगर 50 से ज़्यादा है, अगर ग्रेटर देन 50, ठीक है, तो 50 से अगर ज़्यादा है तो वो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। क्या है कंडीशन, एक्सट्रीमली अलार्मिंग, ठीक है। 50 से ज़्यादा। अगर 35 से 49 अगर है तो कहेंगे भाई अलार्मिंग कंडीशन है। तो इंडिया का कितना है, इंडिया का 29 है। तो अगर 20 से 35 है, चूँकि इंडिया इसी में पड़ता है, तो सीरियस कंडीशन है। तो इंडिया का कंडीशन कोई बहुत अच्छा नहीं है, सीरियस है, ठीक है। अगर 10 से 20 में हम लोग ले आते हैं तो मॉडरेट कंडीशन हो जाएगा हंगर का, ये हंगर का है। और अगर लेस देन 10 ले आते हैं तो एक तरीके से लो हो जाएगा। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई इसका स्कोर, जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतनी एक तरीके से अलार्मिंग कंडीशन है, जितना कम स्कोर होगा उतना एक तरीके से अच्छा है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा यहाँ से डाटा जो मुझे दिख रहा है कि भाई जितने भी नाइबरिंग जो पड़ोसी देश हैं इंडिया की, नेपाल है, बांग्लादेश है, नेपाल छोटी सी कंट्री है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी की रैंकिंग आप देखिए। चूँकि इंडिया की रैंकिंग 107th है तो सबकी रैंकिंग जो है वो इंडिया से बेहतर है। तो इसमें इंडिया को सोचना चाहिए भाई किस प्रकार से अपनी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव करे। तो पहली बात आपको रैंकिंग याद होनी चाहिए, कौन सी रैंक इंडिया की जो है वो आई है, और इंडेक्स और उसके जो पब्लिशर हैं एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पता होना चाहिए कि भाई जो इंडिया है वो सीरियस कैटेगरी में है। इंडिया जो है फिलहाल अभी सीरियस कैटेगरी में है, ठीक। ये कुछ एक तरीके से जो एक इंडेक्स जो एक तरीके से बनाया जाता है, इसके कुछ पैरामीटर होते हैं कि भाई कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। जैसे अंडर नरिशमेंट, भाई एक तरीके से न्यूट्रिशन ठीक से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये एक स्टडी की जाती है। इसके अलावा एक आप लोग सुनते होंगे वेस्टिंग, तो वेस्टिंग स्टंटिंग और एक होता है अंडर वेट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि वेस्टिंग क्या होता है, स्टंटिंग क्या होता है, अंडर वेट क्या होता है। वेस्टिंग क्या होता है, वेट हाइट, लो वेट पर हाइट, मतलब वेस्टिंग अगर कहा जाता है इसका मतलब किसी कोई बच्चा है उसका वेट कम है उसकी हाइट की अपेक्षा, बच्चा लंबा हो गया, हाइट उसकी ठीक ठाक है लेकिन उसका वेट जो है वो बहुत कम है। स्टंटिंग क्या हो जाता है, लो हाइट पर एज, ठीक है। स्टंटिंग में क्या होता है कि भाई एज तो ज़्यादा हो गया, मान लो बच्चा जो है 16 साल का हो गया लेकिन उसकी हाइट जो है वो बड़ी नहीं है, ठीक है। और अंडर वेट क्या हुआ, लो वेट पर एज। यहाँ पे क्या है वेस्टिंग में, हाइट, वेट जो है हाइट की अपेक्षा कम रह गई, यहाँ वेट जो है वो एज की अपेक्षा कम रह गई। तो ये सभी टर्मिनोलॉजी जो है इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं सब के बेसिस पे जो है एक तरीके से ये रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक है। तो इतना आपको आइडिया होना चाहिए।
और जब ग्लोबल डाटा एक तरीके से देखा गया कि ग्लोबल क्या डाटा है, तो ग्लोबल डाटा ये देखा गया कि ग्लोबली जो है बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है, ठीक है, थोड़ा बहुत सुधार आया है, बहुत ज़्यादा सुधार नहीं आया है, ठीक है। तो एक तरीके से स्टैग्नेट कर गया है, एक तरीके से स्टैग्नेट कर गया है। 2014 में जो इस स्कोर था वो 19.1 था, जो 2014 में स्कोर था वो 19.1 था, और 2019 में थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है 18.2। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितना कम होगा उतना अच्छा है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट इन 2022, ये 2022 है, तो इन 8 सालों में जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप ग्लोबल डाटा बता सकते हैं। इसके अलावा अगर रिसेंट वाला जो एक तरीके से स्कोर आया, उसमें एक तरीके से स्टडी की गई कि भाई जो ये हंगर है, जैसे आपका SDG 2 है, मैंने एक लेक्चर में जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वही एक तरीके से टारगेट किया था। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जैसे यहाँ पे है कि मल्टी डायमेंशनल नेचर ऑफ हंगर, तो जो हंगर है वो कई प्रकार का है, समझ रहे हैं ना। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये है कि भाई एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें भी एक तरीके से पानी की जो स्वच्छता है उस पर है स्वच्छ। इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं, आप समझिए, सबसे पहले जो फूड एक तरीके से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया का है, चाहे वर्ल्ड में ऐसी स्कीम्स चलती हैं, सबसे पहले वो फूड डिलीवरी पे ध्यान देती हैं कि भाई जो ग्रेन्स हैं वो एक तरीके से अवेलेबल कराए जाए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी। लेकिन जो सेकेंड नंबर आता है वो न्यूट्रिशन का आता है कि भाई कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जा रही है, लेकिन जो न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारे इशूज जो हैं वो देखने वाले हैं। इसके अलावा डिक्लाइन इन परचेजिंग पावर, एक तरीके से लोगों के पास पैसे जो हैं वो एक तरीके से ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक तरीके से एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ परचेजिंग पावर है। मतलब एग्रीकल्चरल सेगमेंट जो है वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा उसमें सुधार नहीं आया है। और इंडिया में खासकर इंडिया में अराउंड 60% अभी भी जो है एग्रीकल्चर पे ही जो है फैमिली डिपेंडेंट है, लोग डिपेंडेंट है, अराउंड 60%। तो आप समझ सकते हैं भाई महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अगर इतने सारे लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार अगर नहीं आया है, तो एक तरीके से क्या होगा, ये हंगर जो है और गरीबी जो है वो एक तरीके से स्टेगनेट रहेगी, बनी रहेगी। इसके अलावा जो फूड वेस्टेज है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो भाई कमी है, एक तो फूड की कमी है, ऊपर से 40% जो फूड है वो एक तरीके से वेस्ट हो जाते हैं। क्योंकि सप्लाई चेन, मान लीजिए कहीं से कहीं पहुंचाना है, कहीं रखा रह गया, तो स्टोरेज, एक तो स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज फैसिलिटी जो है वो नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात जो सप्लाई चेन है एक तरीके से, समझ रहे हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सब कुछ हुआ, वो एक तरीके से इनएफिशिएंट है, समझ रहे हैं ना, इनएफिशिएंट। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ध्यान में होने चाहिए कि समस्याएं हैं कहाँ, आखिर समस्याएं जो हैं वो हैं कहाँ, ठीक है। इसके अलावा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, वो होती है हिडन हंगर। हिडन हंगर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। इसका ये मतलब यही होता है कि भाई जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट जो है मिड डे मील हो, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, उसके तहत जो है चावल और गेहूं देकर और मिड डे मील के तहत खाना देकर, खिचड़ी देकर, जो एक तरीके से जो है रिक्वायरमेंट, कैलोरी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जा रही है, लेकिन जो विटामिन्स चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, जो फाइबर चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अपने को अलग अलग मिनरल्स भी चाहिए, समझ रहे ना, आयरन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उसको कहते हैं हिडन हंगर, समझ रहे हैं ना। तो हिडन हंगर टर्मिनोलॉजी आएगी तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होना है, ठीक। अच्छा, इस दिशा में गवर्नमेंट ने कदम क्या उठाए हैं, तो एक तो सबसे बड़ा कदम है पोषण अभियान है, इसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी कहते हैं, NNM, ठीक। तो पोषण अभियान यही है कि इसको 2018 में लॉन्च किया गया था, 2018 में पोषण अभियान लॉन्च किया गया था। इसमें बस यही है कि जो भी बच्चे हैं, चिल्ड्रेन और प्रेग्नेंट मदर, जो गर्भवती महिलाएं हैं, इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर, जो एक तरीके से मिल्क फीडिंग कराती हैं, स्तनपान कराती हैं बच्चों को, और एडल्सेंट मतलब जो एडल्सेंट जो वर्ड यूज आता है हमेशा, एडल्सेंट, ये बेसिकली उनके लिए होता है 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इन बच्चों में ऐसा देखा गया कि भाई इनका हीमोग्लोबिन लेवल, चाहे इनमें एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे इनका न्यूट्रिशन कम रह जाता है, क्योंकि इस टाइम जो है बच्चे खेलते कूदते भी ज़्यादा है, उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये बेसिकली जो है उन पे ध्यान देते हुए ये पोषण अभियान जो है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, ये एक तरीके से ये लॉन्च किया गया। इसमें भाई कोशिश ये की गई, इसका टारगेट आपको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में आपको 2-4 पॉइंट्स याद रखने हैं। इसमें स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया और लो बर्थ वेट, इसको कम करने का टारगेट लिया गया एनुअली। तो जो स्टंटिंग है, स्टंटिंग के बारे में आपको बताया ना कि भाई स्टंटिंग क्या होता है। जैसे स्टंटिंग क्या होता है, लो हाइट फॉर एज, मतलब हाइट जो है एज के हिसाब से कम रह जाता है। तो स्टंटिंग ऐसा मतलब टारगेट रखा गया कि 2% एनुअली, मतलब हर साल जो है वो स्टंटिंग अपने को कम करना है,
सिमिलरली अंडर न्यूट्रिशन, जो अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, ये अपने को जो है 2% एनुअली कम करना है। ये टारगेट रखा गया कि हर साल जो है ये 2% कम करना है, जो भी है उससे 2% कम करना है। सिमिलरली जो एनीमिया है, एनीमिया क्या होता है कि जो ब्लड होता है, ब्लड में एक तरीके से आरबीसी होता है, तो ऑक्सीजन लेवल जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन लेवल कम जाता है, जिसकी वजह से थकावट और चिड़चिड़ाहट जो है महसूस होती है, ठीक है, टायर्डनेस, ठीक है। तो एनीमिया जो है इसके लिए टारगेट रखा गया कि 3% एनुअली कम करना है, और ऐसा देखा गया अराउंड 50% ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं, ठीक है। इसके अलावा लो बर्थ वेट, जो बच्चे का जन्म होता है उस समय उसका वेट क्या होता है, उसमें जो भी एक तरीके से अभी कम है उसको किस प्रकार से जो है लो बर्थ वेट को एक तरीके से इंक्रीज करना है, समझ रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनकी संख्या में 2% कम करना है। तो एक तरीके से ये टारगेट है, आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भाई नेशनल न्यूट्रिशन मिशन का क्या टारगेट है, ठीक है। इसके अलावा ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये तो आपको पता ही है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि FSSAI जो बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत स्टेचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, ठीक है। तो स्टेचुरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जिसके तहत जो है सेफ और हेल्दी फूड जो है वो सभी के लिए हो, ऐसा एक तरीके से ये व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक तरीके से टारगेट जो FSSAI का है वो बार बार आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि एक तरीके से ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अलावा जो है हार्ट अटैक रिवाइंड एक मूवमेंट ये भी चला रही है, जो कि आप पढ़ते होंगे कि भाई हार्ट अटैक रिवाइंड, ठीक है। तो हार्ट अटैक आजकल जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं लोगों को, तो उसको किस प्रकार से जो है कम करना है, क्योंकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जो हार्ट अटैक हुआ, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, ये सभी डिजीज की वजह से ज़्यादा संख्या में लोग मरते हैं इन कंपैरिजन टू जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे कि टीवी हो गया और आपका कोविड जैसे हो गया, इस तरह के जो भी कम्युनिकेबल एड्स हो गया, उससे ज़्यादा संख्या के में जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से मरते हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं, और आजकल का जो भी एक तरीके से खान पान है उसमें एक तरीके से जो है FSSAI जो है सुधार लाना चाहती है कि ट्रांस फैट फ्री, जो ट्रांस फैट है, कोई भी आप खाने पीने का कोई भी पैकेट आप लेते हैं, चाहे नमकीन का हो, बिस्किट पे हो, उस पर ट्रांस फैट जो है उसका अमाउंट दिया होता है इतना %। तो इसको टारगेट लिया गया है कि भाई 2% से कम करना है, 2% से कम ट्रांस फैट करना है, ऐसा टारगेट लिया गया। अगर हो सके तो 1% करना है। ये 2022 तक का टारगेट FSSAI के द्वारा लिया गया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए। और एक और जो एक तरीके से इसकी इनिशिएटिव है कि जो भी सॉल्ट है, शुगर है, मतलब चीनी है, नमक है, चीनी, नमक और ऑयल, ठीक है, इसमें जो है कम से कम 30% कमी लानी है। मतलब जितना भी आप सॉल्ट खाते हैं, शुगर खाते हैं, ऑयल खाते हैं, उसको एक तरीके से 30% कम करना है, क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो ये FSSAI का एक तरीके से इनिशिएटिव है। इसके अलावा फूड फोर्टिफिकेशन में कुछ नहीं है। फूड फोर्टिफिकेशन में यही जो भी हम लोग चावल खाते हैं, चाहे गेहूँ, एक तरीके से आटा खाते हैं, उसमें किस प्रकार से जो है न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाएँ, समझ रहे हैं ना। फूड फोर्टिफिकेशन जो है, और एक वर्ड जो होता है फूड एडल्ट्रेशन। तो फूड फोर्टिफिकेशन अच्छी बात है कि फोर्टिफाई किया जाए ताकि अलग अलग मिनरल्स जो हैं शरीर में जाएं, और फूड एडल्ट्रेशन जो है ये हेल्थ के लिए सही चीज़ नहीं है। इसमें ये होता है कि भाई जो कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन्स होते हैं, वो बेसिकली अपने फ़ायदे के लिए जो हैं वो जो भी सामान बेचते हैं उसमें कुछ इस तरह की इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके, समझ रहे हैं ना। इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सके, अपना फ़ायदा कमा सकें। हल्दी की जगह पे हो सकता है कुछ और ही जो है वो बेचते हैं, मिल्क में कुछ और मिला के बेच देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक तरीके से जो है वो अपने फ़ायदे के लिए फूड एडल्ट्रेशन करते हैं, इस पे जो है रोक लगा हुआ है, ठीक। इसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसके बारे में बार बार आपसे बताता हूँ जब भी ये न्यूज़ में आता है कि भाई इसमें टारगेट लिया गया कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि भाई एक तरीके से जो है प्रिफरेंशियल एक तरीके से ट्रीटमेंट करके कम से कम 75% जो ग्रामीण जो भी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और 50% अर्बन जनसंख्या है, उनको सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, मतलब जो अनाज है, अनाज को कम दाम पे जो है देना है, अनाज को कम दाम पे देना है। राइस को जो है 3 रुपये, मतलब 3 रुपये पर केजी। इसके अलावा एक तरीके से अभी आप जाएंगे मार्केट में, हो सकता है आपको जो किराने के शॉप हैं वहाँ 30-40 रुपये पर केजी जो है राइस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपके पास जो है कम ही रुपये में जो है आपको ये सभी ग्रेन्स मिल जाएंगे, अनाज मिल जाएंगे। जो वीट जो एक तरीके से गेहूँ है वो 2 रुपये पर केजी, और जो कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन में आपका ज्वार, बाजरा, रागी आ जाता है, तो वो 1 रुपये पर केजी, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है 5 किलो का एक तरीके से इसमें अलॉटमेंट होता है कि 5 किलो पर पर्सन पर मंथ। तो ये सभी कीवर्ड हैं, ये सभी कीवर्ड हैं, इसमें कभी भी आपको एग्जाम में जो है पूछे जा सकते हैं, इसलिए जब भी ये आता है मैं बार बार उतने ही डिटेल से बताता हूँ ताकि भाई आपको ध्यान ये सारी चीज़ें रहें, ठीक है।
तो ये कोर्स गेन में कौन कौन से आते हैं? ज्वार आते हैं, बाजरा आते हैं, और रागी आते हैं। ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है, बाजरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया जाता है, और रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। ये सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा FAO ने इंडिया की पहल पे एक तरह 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये मनाने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं पॉइंट्स आपको ध्यान में रहेंगे। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है इसके तहत ही जो है, एक तो ये वाला जो मैंने आपको बता दिया ये एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना, AAY अंत्योदय अन्न योजना, इसमें जो भी गरीबों में से भी जो गरीब लोग हैं, जो BPL कैटेगरी में आ जाते हैं, जो डिसेबल्ड हैं, जिसकी एक तरीके से जो परिवार का एक तरीके से जो मुखिया है, मान लीजिए विडो है, विधवा महिला है, ठीक है, तो उसको एक तरीके से हेल्प करने के लिए ये इनिशिएटिव, जिसमें 35 kg ग्रेन दिया जाता है पर हाउस होल्ड, मतलब एक परिवार को जो है 35 किलो जो है वो एक तरीके से अनाज दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जो मिशन इंद्रधनुष है, मिशन इंद्रधनुष वाला जो पॉइंट है मेरे ख्याल से मैंने कल कवर कर रखा है ऑलरेडी। इसमें यही है कि जो भी 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, मतलब कुछ ऐसे डिजीज हैं जिनको वैक्सीन के थ्रू, मतलब एक तरीके से प्रतिरोधी क्षमता जो है विकसित करके शुरुआत में, जैसे कोविड है, कोविड को भी एक तरीके से वैक्सीन के थ्रू जो है इस डिजीज से बचा जा सकता है। तो सिमिलरली जो है ऐसे कई डिजीज हैं, जैसे पोलियो हो गया, कुल मिला के 12 डिजीज हैं, मैंने कवर कराया। मैं फिर से एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, अब लिखने का समय नहीं है। डायफ्थेरिया, पर्टुसिस को हुपिंग कफ भी शायद कहते हैं, टिटनस, पोलियो, तो डायफ्थेरिया, पर्टुसिस, टिटनस, पोलियो, मिसल्स रूबेला, हेपेटाइटिस बी, मेनिंगिटिस, न्यूमोनिया कॉज्ड बाय हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, रोटावायरस, डायरिया, न्यूमोकोल निमोनिया, जापानीज एंसेफ्लाइटिस। ये कुल मिला के 12 ऐसे डिजीज हैं जो कि एक तरीके से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक तरीके से कवर होते हैं। ठीक है, जो कि 1985 में लॉन्च हुई थी, ठीक है, और एक तरीके से शुरुआत में WHO का इनिशिएटिव था। ठीक है, WHO का इनिशिएटिव था, उसी को एक तरीके से जो है लागू किया गया। इसमें कुल मिलाकर अभी 12 वैक्सीन डिजीज जो वैक्सीन है वो एक तरीके से दिए जाते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। तो इन सभी जो 12 एक तरीके से वैक्सीन डिजीज है, मैंने नाम बोला है, आप एक बार जाके इसको नोट कर लीजिएगा अभी के अभी। ठीक है, तो किया क्या जा सकता है? एक तो सप्लाई चेन जो है उसको सही किया जाए, ताकि जो भी एक तरीके से लॉस होता है, जो भी फूड ग्रेन का लॉस होता है उसको एक तरीके से रोका जाए। ठीक है, दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। समझ रहे ना, सिर्फ और सिर्फ जो है राइस और वीट, जनरली खरीफ में जो है वो राइस हम लोग एक तरीके से उपज करते हैं, और जो रबी होता है उसमें वीट करते हैं। तो अपने को थोड़ी वैरायटी लानी पड़ेगी, अपने को थोड़ा हॉर्टिकल्चर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अपने को थोड़ा कोर्स ग्रेन के बारे में सोचना है। कोर्स ग्रेन जो है इसमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। इसका जो होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कम होता है, समझ रहे ना, ग्लूकोज लेवल कम होता है। इसके अलावा इसमें जो है एक तरीके से हेल्थ बेनिफिट्स से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जो डायबिटीज़ के मरीज हैं वो इसका एक तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो ये कोर्स ग्रेन को किस प्रकार से इंक्लूड करना है वो एक तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स जो हैं ग्लोबल कन्वर्जेंस, मतलब सभी जो देश हैं सबको जो है आपस में मिलजुल के जो है इस प्रकार से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, जो हिडन, जो एक तरीके से एंड हंगर, अपने को जो है भूख खत्म करना है दुनिया से, तो उसको एक प्रकार से जो है ये ग्लोबल कन्वर्जेंस से ही हो पाएगा, सबके सहयोग से ही हो पाएगा। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर दिस टॉपिक। नेक्स्ट इज ड्रग्स रेगुलेशन इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ड्रग्स रेगुलेशन सिस्टम इन इंडिया बेसिकली ये है, तो बेसिकली ये WHO ने जो है ये हाल में अलर्ट इशू किया है, क्योंकि इंडिया की एक कंपनी है, वो कंपनी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसने कुछ कफ सिरप बनाया, ठीक है, इसने कुछ कफ सिरप बनाया। ये कफ सिरप जब एक्सपोर्ट हुआ, ये एक्सपोर्ट किया गया बाहर के देशों में, तो गाम्बिया एक कंट्री है। अब देखिए इन सभी कंट्री का नाम, जो मैप आप तैयार करते हैं UPSC या PCS के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपको प्लेस जो न्यूज़ में दिखते हैं डायरेक्टली आप मैप से उसको रिलेट किया कीजिए। अब गाम्बिया जो है ये वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है, तो वेस्ट अफ्रीका की कंट्री है, और गाम्बिया के आसपास के जो रीजन है, एक सेनेगल है, ठीक है, एक सेनेगल है, और दूसरा क्या है, गुइनिया, ठीक है, गुइनिया, ठीक। तो ये जो है गाम्बिया के आसपास कंट्री है, बिल्कुल वेस्ट में अफ्रीका, अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर लगता है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रहना चाहिए, साथ साथ जो है आपको रिलेट करके पढ़ना है। ऐसा नहीं कि भाई जो दिया हुआ है उतने से ही आगे निकल लेना है। तो ये कफ सिरप वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ पर काफ़ी बच्चों की जो है इस कफ सिरप के सेवन से, इसके पीने से जो है मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो इसको लेकर एक तरीके से न्यूज में आया है, चूँकि ये इंडिया की एक तरीके से कंपनी है। इसमें देखा गया कि भाई कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए गए, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, जो कि हेल्थ के लिए एक तरीके से जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जो हेल्थ के लिए टॉक्सिक है, तो वो एक तरीके से इसका सेवन किया और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये एक तरीके से देखा गया। ठीक है,
अब जो है चूंकि ऐसे कई केस ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे पहले भी हो चुका है। जैसा कि यहाँ पे डाटा दिया 1972 के बाद जो है 1972 के बाद जो है ऐसे कुछ 5 केसेज हुए हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो है बच्चों की डेथ हुई है एक साथ। ठीक है, तो ये सभी जो है कंसर्न्स की बात है कि भाई जो एक तरीके से कफ सिरप हैं या कोई दवाइयाँ हैं उसके सेवन से अगर मृत्यु हो जा रही है ज़्यादा संख्या में बच्चों की या किसी की, तो एक तरीके से कंसर्न की बात है। ठीक है, अब इसको लेके एक तरीके से जो पूरे स्टैंडर्ड होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, उस पर एक तरीके से सवालिया होता है कि भाई कोई भी ड्रग जो मार्केट में आता है, चाहे कफ सिरप आता है, कोई भी दवाई आती है, तो उसको लेके एक तरीके से जो होता है उसका एक इशू किया जाता है गवर्नमेंट की ओर से, अथॉरिटी की ओर से जो है उसका रेगुलेशन होता है। ऐसी बात नहीं होती कैसे ही आ जाता है मार्केट में, उसकी टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है। तो कैसे आप मार्केट में आ गए, क्या टेस्ट किया गया अधिकारियों के द्वारा या एजेंसी के द्वारा, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो सबसे पहले ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो इंडिया का है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो है ये कंट्रोल होता है। इसमें जो भी इम्पोर्ट है, मैन्युफैक्चर है और सेल ऑफ ड्रग्स हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, उनका जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सब कुछ इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं बेसिकली इंडियन ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम में। तो उससे पहले उससे पहले जैसे कुछ बॉडीज़ हैं, कुछ बॉडीज़ जो हैं वो आपको बेसिकली पता होने चाहिए कि ये कौन कौन सी बॉडीज़ हैं ड्रग के रेगुलेशन में। ठीक है, जैसे एक है नप्पा, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब नप्पा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर की बॉडी है और ये न्यूज़ में आई थी, मेरे ख्याल से सितंबर मंथ में मैंने कवर भी किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, तो इसके अंतर्गत जो है ये नप्पा बॉडी आ जाती है। और ये मेंटेन करती है, ये क्या मेंटेन करती है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। कि ऐसे कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे पैरासीटामोल हो गया, कुछ फीवर के लिए हो गया, कुछ इन्फेक्शन के लिए हो गया, कुछ हार्ट अटैक के लिए हो गया, या कुछ डायबिटीज हाइपरटेंशन के लिए हो गया। तो ऐसे जो डिजीज कॉमनली यूज होते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग यूज करते हैं, जिनको बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, उनकी प्राइस जो है ज़्यादा इधर उधर नहीं जाए, प्राइस रेगुलेटेड रहे। ठीक है, तो उसके लिए एजेंसी बनाई गई है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक एजेंसी है जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट है। तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। ठीक है, तो पेटेंट जैसे मैंने एक किसी टॉपिक में मैंने आईपीआर पढ़ाया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, आईपीआर, उसी में एक तरीके से ये आईपीआर है, उसी तरीके से ये आईपीआर है। आईपीआर कई प्रकार से हो सकता है। आईपीआर आपका कॉपीराइट भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। आईपीआर आपका पेटेंट भी हो सकता है। ठीक, आईपीआर आपको डिजाइन के लिए भी मिल सकता है। आईपीआर आपको ट्रेडमार्क के लिए भी मिल सकता है। आईपीआर आपको ट्रेड सीक्रेट के लिए भी मिल सकता है। तो आईपीआर जो है इस तरीके से ब्रॉड टर्म है, इसमें सभी कुछ आ जाता है। तो जो पेटेंट वाला बात है, पेटेंट एक बार एक लाइन में समझ लीजिए पेटेंट क्या होता है। आपने कुछ इन्वेंशन किया, अब वो इन्वेंशन हो सकता है आप किसी भी, आप एक मोबाइल बना रहे हैं, आप एक मोटरसाइकिल बना रहे हैं, आप साइकिल बना रहे हैं, आप कुछ भी एक तरीके से कोई क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, कोई ऐसा फ़ैन बना रहे हैं जो पहले उस तरह का फ़ैन नहीं था, तो एक तरीके से उस पर आप पेटेंट ले सकते हैं। तो उस तरह की दवाई भी, तो पैरासीटामोल पे भी भाई कोई किसी ने पहली बार पैरासीटामोल बनाया होगा, या इस तरह कोई भी ड्रग है उसको किसी ने पहली बार बनाया होगा, तो उसको पेटेंट मिलता है। ठीक है, और किसी ने नया ड्रग बनाया ऐसा कि भाई ये ड्रग जो है ये टीबी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ये ड्रग कैंसर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो उसको वो पेटेंट मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए ये बॉडी है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट। पेटेंट जो है इन्वेंशन के लिए मिलता है, कुछ पहली बार हुआ है, उससे पहले किसी ने वो काम नहीं किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो इसके लिए अपना जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है पेटेंट के लिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ज़्यादातर जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ही आ जाते हैं। इसके अलावा रिसर्च के लिए, मतलब जो भी इस तरह के रिसर्च होते हैं उसके लिए CSIR है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक। इसके अलावा एक CDSCO बॉडी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे इसे CDSCO दिया हुआ है। ठीक है, ये सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है। तो इसमें बेसिकली इसका हेडक्वार्टर जो है CDSCO का, ये दिल्ली है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, आपको पहली बात ये पता होना चाहिए। और जो भी एक तरीके से जो है नया ड्रग आता है, ठीक है, कोई भी नया ड्रग आ रहा है मार्केट में, एनी न्यू ड्रग, ठीक है, और कोई भी ड्रग है उसके ट्रायल, ठीक है, उसका ट्रायल के लिए इसकी जिम्मेदारी मिलती है। तो अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग एज वेल एज कंडक्टिंग ट्रायल, तो नया ड्रग के लिए अप्रूवल और कंडक्टिंग ट्रायल के लिए इसको तरीके से ये बॉडी बनाई गई है। ठीक है, और ये बॉडी जो है ये बॉडी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, उसके अंतर्गत ये बॉडी आ जाती है। ठीक है, तो CDSCO जो है एक तरीके से ये बॉडी है। ठीक,
अब इसके अलावा जो एक तरीके से रोल है, हेल्थ जो है, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे अपना जो शेड्यूल है, मिला के 12 शेड्यूल्स है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, जो अपना 7th शेड्यूल है उसमें एक तरीके से पावर्स डिवाइडेड है। तो हेल्थ जो एक तरीके से स्टेट सब्जेक्ट है। लेकिन जब ड्रग वाली बात आती है एक तरीके से इसके अप्रूवल के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के एक तरीके से रोल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है जो ड्रग के क्षेत्र में, तो अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। तो कोई भी न्यू ड्रग एक तरीके से बनेगा तो उसको अप्रूव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रायल, कोई भी ट्रायल होगा, ठीक है, तो ट्रायल के लिए जैसे मैंने CDSCO बॉडी बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, उसका ट्रायल देखा जाएगा भाई कि भाई ये सही है या नहीं है, ठीक है, कोई हेल्थ को नुकसान तो नहीं है, ठीक। इसके अलावा जो भी स्टैंडर्ड होगा इसके लिए वो यही तय करेगा, ठीक। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट इसकी क्या जिम्मेदारी है ड्रग के लिए, स्टेट गवर्नमेंट दोनों का अपना ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा भाई, दोनों की क्या जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एग्जाम्पल में पूछ दे ऑप्शन में कि लाइसेंस कौन इशू करता है, तो लाइसेंस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के तहत होता है, और लाइसेंस अगर वापस कर लेना हो तो वो भी स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। इसके अलावा इंस्पेक्शन, जो इंस्पेक्शन है चाहे फैक्ट्री की इंस्पेक्शन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंस्पेक्शन, वो भी जो है स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा जो सैंपल है, सैंपल लिए जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि भाई कोई भी एक तरीके से मार्केट है, ठीक है, मार्केट में हर दवाई जा रही है, ठीक है, अगर वो दवाई सही है या नहीं है, कंपनी जो है सही प्राइस उस पर चार्ज कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए जो है इंस्पेक्टर होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, उसके लिए इंस्पेक्टर होते हैं। अब जैसे यहाँ पे जैसे चैलेंजेज वाले पॉइंट में करप्शन वाला भी पॉइंट यहाँ पे कहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो जैसे प्रिविलेंस करप्शन है, ठीक है। अब जैसे समझिए कि करप्शन क्या है, करप्शन यही है कि जो मान लीजिए ऑफिशियल है जिनको एक तरीके से सैंपलिंग के लिए इंस्टॉल किया गया है, उनको रखा गया है और उनको इंस्पेक्शन के लिए रखा गया है, समझ रहे हैं ना। अगर वो जाते हैं मार्केट में, कोई दवाई उठाते हैं और जाके अपने लेबोरेटरी में जांच करते हैं और वो दवाई सही नहीं पाई जाती है, तो उनके पास दो ऑप्शन है, या तो कोर्ट में जाके चला जाए, वो केस चला जाए उस कंपनी के खिलाफ, एक ऑप्शन ये है कि वो केस जो है कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चला जाए। दूसरा ऑप्शन है जो करप्शन वाला ऑप्शन है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि भाई वो सीधा कंपनी को इन्फॉर्म करेगी कि तुम्हारी दवाई जो है मैंने मार्केट से उठाई है, वो दवाई सही नहीं है, तो कंपनी बोलेगी सॉर्ट आउट कर लेते हैं, तुमको हम कुछ पैसे दे देते हैं, तुम मेरा सैंपल वापस कर दो, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा होता है और इसीलिए जो है ये बेसिकली जो है ये न्यूज़ में आया है, मतलब ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पॉइंट कि भाई कैसे जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन कर सकते हैं। वो बेसिकली इंस्पेक्शन करेंगे, सैंपल लेंगे मार्केट से और उसके बदले जो है वो घूस लेंगे, तो इससे कंपनी का भी अपना फ़ायदा है और एक तरीके से इनका जो है पर्सनल जेब भी इनकी भर जाती है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये कमेटी का नाम मुझे दो दिख रहा है जो कि आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे रंजीत रॉय कमेटी, ठीक है, तो रंजीत रॉय चौधरी कमेटी जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसने जो है रिकमेंडेशन दिया है ट्रायल के रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी ट्रायल है नया ड्रग है उसके ट्रायल के रिगार्डिंग। और इसके अलावा माशेलकर कमेटी है, तो इसका रिकमेंडेशन यही था कि भाई जो ड्रग इंस्पेक्टर है इनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि लगभग 10,500 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इतनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, इतनी कंपनियाँ हैं, इतनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी कंपनियों का ट्रायल देखने के लिए, उनको लाइसेंस इशू करने के लिए, उनके ड्रग का इंस्पेक्शन करने के लिए, उनकी सैम्पलिंग करने के लिए अपने को ऐसे ऑफिसर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहली बात इनकी संख्या जो है बढ़ाई जाए। तो ये माशेलकर कमेटी का रिकमेंडेशन था कि एक ड्रग इंस्पेक्टर जो है 50 यूनिट पे कम से कम होना चाहिए जाके इंस्पेक्शन करे, और 200 डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जहाँ पे ये बिकते हैं दवाइयाँ, उसके लिए कम से कम एक ऐसा जो है व्यक्ति होना चाहिए। तो ये दोनों कमेटी का बस आप नाम याद रखिएगा, माशेलकर कमेटी और रंजीत रॉय चौधरी कमेटी, ठीक है। आई थिंक दैट इज एनफ फॉर दिस टॉपिक। इसके अलावा एक जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज की GMP, ठीक है, कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो ये बेसिकली ये GMP जो है ये WHO ने सेट किया है। जैसे अभी इंडिया से ड्रग गया, इंडिया से कब सिरप गया, गाम्बिया में जो है कुछ बच्चे मर गए, 66 बच्चे मर गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई। अब बेसिकली ग्लोबल इस तरीके से कौन चेक करेगा, कोई तो बॉडी होनी चाहिए जो चेक करे भाई जो भी इस तरीके से ड्रग्स जो हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनका एक तरीके से क्या उनकी एक तरीके से क्वालिटी है, तो उनकी क्वालिटी पे चेक लगाने के लिए ये स्टैंडर्ड जो है ये सर्टिफाई किया जाता है GMP की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेशन जो है वो मिलता है। तो इंडिया में कुछ ऐसे जो हैं 2000 ऐसे यूनिट हैं जिनको GMP जो है वो सर्टिफाई कर चुकी है कि भाई इसके ड्रग्स जो हैं इंटरनेशनल लेवल के हैं। तो ये GMP सर्टिफिकेशन जितने भी ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं इन सब का GMP सर्टिफिकेशन एक बार चेक होना चाहिए कि कहाँ पे सही ड्रग बन रहा है, सही ड्रग एक तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया भाई चैलेंजेस क्या पे हैं, कहाँ पे हैं, और CDSCO को एम्पावर किया जाए। जैसे कि यहाँ पे नॉट स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है तो उसको एक
प्रकार से जो है स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए सीडीएसयू को, ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए और एक वॉच डॉग होना चाहिए। मतलब कुछ ऐसे सीनियर अधिकारी और सीनियर जो भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको बेसिकली जो है एक वॉच डॉग की तरह ऊपर से जो है सब कुछ मॉनिटर करना चाहिए। तो ये बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। जो अब शॉर्ट न्यूज बचता है, तो शॉर्ट न्यूज में बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे, तेजी से देखते हैं क्या है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है एक तरीके से अनाउंस किया गया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण से पहले हम लोग जानते हैं स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं 2 मिनट में। कि स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, जब मोदी जी आए थे शुरुआत में ही लॉन्च किए थे, ठीक है। तो 2 अक्टूबर चूँकि गांधी जी की जयंती थी और अगले 5 साल तक एक तरीके से देखा गया था कि अगले 5 साल में जो है अपने को कुछ गोल्स अचीव करने हैं, जैसे टॉयलेट जो है बनवा लेना है, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट है वो ध्यान रखना है, सॉलिड वेस्ट जो भी कचरे फेंके जाते हैं उसका मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स थे और ये ग्रामीण लेवल पे भी किया गया था और अर्बन जो रूरल अर्बन एरिया है मतलब शहरी क्षेत्र जो है उसके लिए भी किया गया था, समझ रहे हैं ना। तो इसमें बेसिकली 3 टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई थी, जो कि जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए भाई क्या होता है। जैसे ओडीएफ प्लस प्लस लेवल, ठीक है। तो ये भाई 3 लेवल जो है किसी भी एक तरीके से कोई भी गांव हो चाहे कोई डिस्ट्रिक्ट हो उसको ये 3 लेवल पे ले जाना है। तो ओडीएफ का मतलब ये हुआ कि भाई खुले में कोई भी डिफिकेट नहीं करेगा, मतलब खुले में कोई भी टॉयलेट नहीं करेगा या यूरिनेट नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, पेशाब वगैरह नहीं करेगा। ये ओडीएफ उसको स्टेटस मिल जाएगा। ओडीएफ प्लस जो है जिस जगह पे, जैसे आपने एक सीरीज पंचायत सीरीज आपने देखी होगी जो कि काफ़ी अच्छी सीरीज है, आप सभी ने देखी होगी, जिसमें ग्रामीण एरिया का दिखाता है। तो उसमें यही दिखाता है किसी एक एपिसोड में कि जो एक वहाँ का व्यक्ति रहता है, गरीब व्यक्ति रहता है विनोद, तो विनोद का एक तरीके से टॉयलेट जो है अलॉट किया जाता है, तो किसी कारण से टॉयलेट जो है उसके घर में नहीं बन पाता है, ठीक है। तो विनोद जो है और उसका जो सचिव होता है उस गाँव का, वो चाहता है कि भाई इसको ओडीएफ स्टेटस मिल जाए, ठीक है। तो इंस्पेक्शन के लिए वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होती है, डीएम होती है, तो डीएम मैडम जाती हैं तो देखती हैं भाई विनोद जो है वो ओपन में, चूँकि चाहता है विनोद कि भाई ये जो पॉइंट है वो डीएम को पता चले, तो उसके लिए वो ओपन डिफिकेट करने जाता है। तो काफ़ी फनी सीन है। इसके अलावा इस पर मूवी भी बन चुकी है, टॉयलेट एक प्रेम कथा, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं आप जो हैं इसको फनी वे में भी आप देख सकते हैं कि भाई आपने रिलेट कर रखा होगा, ठीक है। तो ओडीएफ स्टेटस उसको मिलता है जो जहाँ पे कहीं भी ओपन डिफिकेशन नहीं हो रहा हो, यूरिनेट कोई नहीं कर रहा हो खुले में, ठीक है। ओडीएफ प्लस किसको मिलता है कि पहली बात तो ओडीएफ होना चाहिए, कोई खुले में डिफिकेट या यूरिनेट ना करे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी कम्युनिटी टॉयलेट हैं, जितने भी पब्लिक टॉयलेट हैं, कम्युनिटी टॉयलेट हैं, वो फंक्शनल होने चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिटी टॉयलेट और पब्लिक टॉयलेट जो हैं वो फंक्शनल होने चाहिए, ठीक। और ओडीएफ प्लस प्लस किसको मिलता है, ओडीएफ प्लस प्लस स्टेटस किसको मिलता है, जो ओडीएफ प्लस हो पहले से, मतलब ये दोनों पॉइंट तो फुलफिल करता ही हो। इसके अलावा जो वहाँ का सीवेज सिस्टम है, जो सीवेज सिस्टम है वहाँ का, मतलब जो भी जो नाले बह रहे हैं, जो ड्रेन्स जो नाले बह रहे हैं वो पूरी फंक्शनल साफ़ सुथरे होने चाहिए। वहाँ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, कचरा है वो जो है सीवेज सिस्टम फंक्शनल, ठीक है। तो ये जो है ये सारे जो फुलफिलमेंट जब होगी तो एक तरीके से स्वच्छ सिटी या स्वच्छ गाँव जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 जो इन तीनों का मतलब आपको अभी पता चल गया, अब आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। अब आइए स्वच्छ भारत मिशन जो है ये ग्रामीण, और ये इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स बताने को हैं, और ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्वच्छ भारत मिशन एक तरीके से अवार्ड की बात चल रही है, तो अवार्ड जो है इसमें आपका अर्बन एरिया का देख लिया जाए तो अर्बन वाला जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंतर्गत बेसिकली ये आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एक तरीके से स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ अधिकारी होंगे, ऐसे कुछ लोग होंगे जो डिजिटली हो जाए भाई पर्सनल जाके चेक करेंगे उस जो शहर है, कोई सिटी है या कोई गांव है, वहाँ जाके चेक करेंगे भाई क्या स्टेटस है, और उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग कुछ स्कोर मिलेगा, ठीक है। स्कोर बेसिकली 3 बेसिस पे डिवाइडेड है कि भाई इसमें स्कोर जो है इसमें 30% वेटेज है सर्टिफिकेशन पे, ठीक है, सर्टिफिकेशन का वेटेज है, और 30% जो है वो सिटीजन मतलब वहाँ के लोगों की राय मांगी जाएगी कि भाई अच्छा पहले कैसा था अब कैसा है, क्या बदलाव आए हैं, ठीक है। तो 30% सिटीजन वॉइस मतलब जो भी वहाँ के लोग हैं उनके एक तरीके से उनसे पूछताछ की जाएगी, एक तरीके से सर्वे निरीक्षण किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। और 40% जो है वो सर्विस SLP सर्विस लेवल प्रोग्रेस, तो इसके बेसिस पे एक तरीके से जो है ये स्कोर होगा अराउंड आई थिंक 6,000 जो है इतना स्कोर एक तरीके से अलॉट किया जाता है, और इतने परसेंटेज वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो ये स्कोर एक तरीके से तैयार किया जाता है और रैंकिंग इशू की जाती है कि कौन सा स्टेट जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, समझ रहे हैं ना। तो एक तरीके से ये किया जाता है। तो ये जो है अर्बन और ग्रामीण दोनों अलग अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले अर्बन देखते हैं।
तो स्वच्छ सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन हम लोग देखते हैं, ये शहरी देखते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, जैसे श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं फिलहाल जो हैं प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वही एक तरीके से इशू करती हैं, ठीक है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण हम लोग ये अर्बन देखते हैं, जो शहरी है, ठीक है। तो इसमें जो है अर्बन में जो टॉप रैंकिंग पे जो सिटी रही, टॉप रैंकिंग पे जो सिटी रही वो इंदौर सिटी रही। यहाँ पे दिया हुआ है कि इंदौर जो है वो फर्स्ट रैंक पे रही, ठीक है, मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो ये तो बिल्कुल आपको ध्यान ही रखना है कि सिटी में जो सिटी है उसमें इंदौर रही। मैं अर्बन एरिया की बात कर रहा हूँ, इंदौर, ठीक। इसके अलावा एमपी रैंक्ड फर्स्ट अंडर कैटेगरी मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज। तो जो एक तरीके से अर्बन में मोर देन 100, तो मोर देन 100 एक है, मतलब ऐसे अर्बन लोकल बॉडी जहाँ ज़्यादा हो, और मोर देन लेस देन 100, ठीक है। तो ये दोनों कैटेगरी आपको याद होना चाहिए किस में कौन टॉप किया। तो मोर देन 100 में एमपी टॉप किया, ठीक है। अब इसके बाद इसके अलावा आपको सेकेंड और थर्ड रैंक पे भी जो है जो भी स्टेट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट पे एमपी है, दूसरे पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है ये दूसरे पे है, और तीसरे पे जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक। ये मोर देन 100 का है। लेस देन 100 वाला भी आपको पता होना चाहिए, इस पे त्रिपुरा है, ठीक है। इसके अलावा झारखंड है, ठीक, और ये उत्तराखंड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये आपको तीनों पॉइंट्स जो ये दोनों पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज में सबसे टॉप पे एमपी रहा है, ठीक है, एमपी, और सेकंड पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे महाराष्ट्र, और लेस देन 100 पे कौन कौन है, ठीक है। सिटी के बारे में सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है इंदौर। तो सिटी में जो है इंदौर टॉप किया, मेरे ख्याल से हर साल इंदौर ही टॉप करता है, उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है। बेस्ट गंगा टाउन, गंगा के किनारे जो है काफ़ी एक तरीके से सिटीज़ हैं, लेकिन वो एक तरीके से पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है, नदियों में पॉल्यूशन। तो बेस्ट गंगा टाउन जो है वो हरिद्वार को घोषित किया गया कि बेस्ट गंगा टाउन जो है स्वच्छता में हरिद्वार है, ठीक है। तो हरिद्वार, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मोर देन 1 लाख टॉप 3 सिटी, ठीक है। तो सिटी की जब बात आई, ये स्टेट वाली बात थी, ये स्टेट वाली बात थी। अब सिटी पे आइए, तो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन जहाँ पे है, तो 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पे है, 1 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो 1 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन है उसमें टॉप पे इंदौर रही, जो कि दिया हुआ ही है। जो नहीं दिया हुआ है वो मैं बता दे रहा हूँ। सेकेंड नंबर पर रही सूरत, सेकेंड नंबर पर रही सूरत, ठीक है। और थर्ड नंबर पर कौन रही? नवी मुंबई। तो नवी मुंबई, ठीक, नवी मुंबई। तो ये मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन था, ठीक है। अब लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन मान लीजिए, फॉर एग्जांपल लेस देन 1 लाख, ठीक। तो लेस देन 1 लाख जो है ये मेरे ख्याल से उल्टा है, ये मोर देन 1 लाख है, ये मोर है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये कन्फ्यूजन ना हो, ये लेस है, ठीक है। लेस देन 1 लाख में आपका पंचगनी, तो पंचगनी जो है ये महाराष्ट्र में है, ठीक, ये आप नोट कर लीजिएगा, पंचगनी जो है ये महाराष्ट्र में है। इसके अलावा पाटन, ठीक है, ये पाटन जो है सेकंड नंबर पे है लेस देन 1 लाख में, ठीक। और इसके अलावा करहड़, करहड़ जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो करहड़, ठीक, ये मेरे ख्याल से मैं बता दे रहा हूँ, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। और इसको बेसिकली आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये सीधे सीधे फैक्ट्स जो है डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और पीसीएस में जो यूपी पीसीएस है वो फैक्ट्स के लेवल पे कुछ भी पूछ सकती है, मुझे इतना आइडिया है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो हैं आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया जो स्वच्छ सर्वेक्षण एक तरीके से अर्बन एरिया का है, ठीक है। अब रूरल वाला मैं बताता हूँ। अर्बन वाला जो है जो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है उसके अंतर्गत आ जाता है। और जो रूरल वाला है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये करती है, जो रूरल वाला एरिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसमें जो रैंकिंग की गई है, इसमें जो सबसे टॉप पे है स्टेट वो तेलंगाना है। तो सबसे टॉप पे जो स्टेट है ये बिग स्टेट, इसमें बिग स्टेट और स्मॉल स्टेट में डिवाइड किया गया है। तो टॉप पे जो है वो तेलंगाना है, सेकंड पे हरियाणा है, ठीक है, थर्ड छोड़िए, सेकंड पे हरियाणा है। और जो स्मॉल स्टेट हैं, स्मॉल स्टेट और यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको एक साथ कर दिया गया। तो उसमें जो टॉप पे है वो अंडमान निकोबार आइलैंड है, और दूसरे नंबर पे दादरा नगर हवेली। तो दादरा नगर हवेली सेकंड पे है, थर्ड पे सिक्किम है, ठीक है। तो ये जो है आप ग्रामीण वाला ध्यान रखिएगा कि ग्रामीण में टॉप पे जो बड़े स्टेट है उसमें तेलंगाना, हरियाणा, थर्ड पे तमिलनाडु, ठीक। और जो छोटे स्टेट हैं और जो यूटी हैं उनको मिला दिया गया, उसमें अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली और सिक्किम, ठीक, सिक्किम। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको जो है ये सारे के सारे फैक्ट्स पता होना चाहिए। और जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है उसमें जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए, जो टॉप पे है वो भिवानी है, ठीक। तो भिवानी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इस टॉपिक में जो है और कुछ नहीं है, ये सारे के सारे फैक्ट्स हैं, ठीक।
तो इस बार जो है ऑलमोस्ट 4354 सिटीज़ का ये सर्वेक्षण किया गया है। शुरुआत में 73 सिटीज़ का किया गया था, 2016 से एक तरीके से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये मैंने आपको बता ही दिया कि भाई डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, सिटीजन का फीडबैक लिया जाता है और सर्विस लेवल प्रोग्रेस। ठीक, नेक्स्ट इज बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है नाम से ही पता चल रहा है कि भाई बचाओ जो है टर्मिनोलॉजी कल भी शायद मेरे ख्याल से आया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में। ठीक, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है ये स्कीम भाई जो वुमेन है, ठीक है, जो वुमेन है उसको किस प्रकार से जो है जो बच्चे हैं भ्रूण हत्या वाला जो एक तरीके से पॉइंट था कि भाई जो फीमेल फर्टिसाइड था उसको किस प्रकार से रोकना है। ठीक है, तो बेटी बचाओ वाला पॉइंट हो गया। और जो क्या कहते हैं बेटी पढ़ाओ मतलब उनको स्कूल से किस प्रकार से भेजे जाएं। ठीक, तो ये इस स्कीम के बारे में जो आपको पता होना चाहिए कि 2015 में ये लॉन्च हुआ था। 2015 में लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो कि पढ़ाने की बात हो रही है। ये तीनों मिनिस्ट्री के साझा तौर पे जो है ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक, 2015 में लॉन्च हुआ था और 405 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के उसमें एक तरीके से इसका कवरेज है ऑल ओवर। ठीक, और इसमें जो है कई स्कीम्स हैं, सब स्कीम्स हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इस स्कीम के थ्रू सुधार हुआ है 2011 का जब डाटा देखा गया कि भाई जो चाइल्ड बर्थ के समय जो बच्चों का चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 911 है। ठीक है, 911, लेकिन यही डाटा जो है 2014 से 2019 और 20 में जब देखा गया, 2011 की बात है कि 918 था, और 2019 का देखा गया कि इस समय जो है 934 था। ठीक है, तो हाल का आप चेक करिएगा, चाहे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है, मेरे ख्याल से मैंने अभी चेक किया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डाटा है चाइल्ड सेक्स रेशियो की 1000 बॉयज़ चाइल्ड की अपेक्षा जो है गर्ल्स की कितनी संख्या है। तो मेरे ख्याल से अभी 2019-21 का जो डाटा है ये मैंने चेक किया था, और कोई रिसेंट डाटा आप चेक कर लीजिएगा, ये 929 दिखा रहा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब जो बच्चे जो हैं वो कितनी संख्या में जो उनका परसेंटेज बढ़ा है स्कूल जाने में, तो उसमें भी जो है बढ़ोतरी आई है। और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी होती है बच्चे की, उसमें भी परसेंटेज में इम्प्रूवमेंट हुआ है। 2014 से 2019 में 87% से जो है वो 94% पे इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा हो सकता है डायरेक्टली नहीं पूछे, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो आपको प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मिशन शक्ति है। ठीक है, तो मिशन शक्ति जो है ये बेसिकली जो है इसमें 2 सब स्कीम है। मिशन शक्ति में से संबल है, तो आपसे एग्जाम में पूछते हैं भाई संबल इनिशिएटिव किसके तहत है, तो मिशन शक्ति के तहत है। ठीक है, तो मिशन शक्ति में एक तरीके से 2 सब स्कीम है, संबल और दूसरा सामर्थ्य। ठीक, तो सामर्थ्य, ठीक, तो संबल और सामर्थ्य जो है ये 2 सब स्कीम है। तो संबल जो है ये स्कीम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए संबल है कि कोई भी अगर वुमेन है वो सेक्सुअल वायलेंस या किसी और प्रकार के वायलेंस के, हाउस होल्ड वायलेंस, किसी प्रकार के वायलेंस से अगर वो एक तरीके से घिरी हुई है तो उसको किस प्रकार से मदद किया जाए, ये संबल स्कीम है। ठीक है, इसके लिए 1 स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन है, सब कुछ बनाए गए हैं। और जो सामर्थ्य इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट सर्विस, जो भी गवर्नमेंट सर्विस है, तो एसेसिबिलिटी एक तरीके से बढ़ानी है टू गवर्नमेंट स्कीम। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम है, चाहे उज्ज्वला है, चाहे स्वधर स्कीम है, चाहे वुमेन हॉस्टल है, चाहे क्रच फैसिलिटी जो है, जो माताएं हैं जो अपने बच्चे को क्रच फैसिलिटी में रखना चाहती हैं, तो ये सारे स्कीम्स एक तरीके से इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक, तो ये बेसिकली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने बता दिया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो जो कि 918 था एक तरीके से 2011 में, इसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाए उसके लिए था। और ये मिशन शक्ति के बारे में बताया, और फिलहाल मैंने बताया कि 405 डिस्ट्रिक्ट में तरीके से लॉन्च किया गया था। फिलहाल इसको जो है सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनको कवर कर लिया गया है। ठीक, इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो कि मंथली साइकिल होता है वुमेंस का, उसमें किस प्रकार से अवेयरनेस फैलाएं कि भाई वो जो क्लॉथेस वगैरह यूज करती हैं उसकी जगह पर कोई भी सैनिटरी पैड्स हैं, जो कि गवर्नमेंट अगर हो सके तो कम
प्राइस पे या कोई ऐसी कुछ यूनिट्स जो है कम प्राइस पे अवेलेबल करा सकें, ताकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो है काफ़ी डिजीज होती हैं उनसे बचा जा सके, और एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, इससे भी एक तरीके से इस पर रोक लग सके। ठीक है, इसके अलावा एक स्कीम के बारे में मैंने कल बताया था, सुकन्या समृद्धि। तो सुकन्या समृद्धि जो है उसके बारे में मैंने कल बताया था कि सुकन्या समृद्धि में क्या था कि भाई कोई भी बच्चा है, कोई भी गर्ल चाइल्ड है, तो इसके नाम पे जो है वो 10 साल से कम की होनी चाहिए। उस समय एक सेविंग अकाउंट खोला जाता है, उसमें 250 रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये तक के जो है पर ईयरली जो है आप डिपॉजिट कर सकते हैं उस बच्चे के नाम पे। ये पैसा जो है 18 साल की जब हो जाएगी उसके बाद जो है वो पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसके पेरेंट्स जो हैं वो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा, उस पर इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा, मतलब इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये सभी जो है पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज लर्निंग लॉस। तो लर्निंग लॉस देखा गया भाई कोविड के समय में ऐसे काफ़ी बच्चे थे जो स्कूल नहीं जा पाए, ठीक है, जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, उसकी वजह से काफ़ी एक तरीके से लर्निंग लॉस हो गया। और ये यूनिसेफ का एक तरीके से डाटा है कि भाई ये लर्निंग लॉस से जो है फ्यूचर में इकोनॉमी प्रभावित होगी। अराउंड 17 ट्रिलियन डॉलर का जो है ये इस तरीके से नुकसान होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या इनिशिएटिव ली थी, तो दीक्षा ध्यान रखा करिए, दीक्षा एक तरीके से ऐप था जिसमें जो भी करिकुलम होता है, जो भी बुक्स होते हैं, और एक तरीके से जो टीचर्स थे वो टीचर्स जो है ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू जो है इसमें बच्चे हों चाहे टीचर्स हों, टीचर ट्रेनिंग भी था, इसमें टीचर ट्रेनिंग भी था और बच्चों का एजुकेशन भी था। ये दीक्षा ऐप के थ्रू गवर्नमेंट की पहल थी और ऑल ओवर द इंडिया एक तरीके से ये पहल थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, और भी कई पहल की गई थी गवर्नमेंट। इसके अलावा ये नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसमें बेसिकली सर्वे करती है कि भाई जो क्लास थर्ड के बच्चे के बाद जो होते हैं उनकी एक तरीके से चेक किया जाता है कि इनका अंक ज्ञान मतलब इनकी न्यूमरेसी कैसी, इनका लिटरेसी, इनका न्यूमरेसी कैसी है, अंक ज्ञान मतलब न्यूमरेसी, और इनकी लिटरेसी लेवल क्या है, मतलब एक तरीके से इनका जो लिटरेसी मतलब क्या हो गया, बेसिकली साक्षरता, इनकी साक्षरता जो है जो इनका वो कैसी है। ठीक है, तो न्यूमरेसी और लिटरेसी जो है चेक किया जाता है क्लास थर्ड के बाद। और इसी में एक निपुण भारत भी है, निपुण भारत भी जो है वो इसी एक तरीके से है। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक में यही था कि भाई चेक किया गया कि भाई एक तरीके से फ्यूचर में जो है इकोनॉमिकल लॉस हो सकता है ड्यू टू लर्निंग लॉस ड्यू टू कोविड-19। अगला युवा टू क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये लॉन्च किया है। तो सबसे पहली बात आपको स्कीम का नाम पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया आपको ये पता होना चाहिए। और ये ऑथर्स के लिए, मतलब जो भी लेखक हैं 30 साल के कम के एज के, उनके लिए तरीके से कॉन्टेस्ट एक प्रतियोगिता कराई गई है और नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कि जो भी भाई उसको एक तरीके से अवार्ड किया जाएगा जो भी इसमें होगा। तो ये बस आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई ये ऑथर्स के लिए है, बिलो 30, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नेशनल बुक ट्रस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिसेंटली लॉन्च। ठीक, ये 2-4 पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट। तो ये FAO और WFP दोनों ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे एक रिपोर्ट का नाम मैं आपको बताता हूँ, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी। ये रिपोर्ट तो आप ध्यान रखिएगा ही। हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट जो है वो FAO और WFP इसने लॉन्च किया, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन ये रिपोर्ट जो है ये FAO ही लॉन्च करती है, प्लस WFP एक और बॉडी है फूड सिक्योरिटी के लिए, उसका नाम है IFAD। ठीक है, और इसके अलावा एक और बॉडी है यूनिसेफ। ठीक है, ये सब मिलकर लॉन्च करती है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखेगा इस रिपोर्ट का। तो ये रिपोर्ट जो है ये इसने लॉन्च किया है, उसमें बेसिकली जो भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं और जो भी इस तरह कंट्री, अफगानिस्तान है, इथोपिया, नाइजीरिया, साउथ सुदान, इसमें बेसिकली देखा गया कि हंगर स्टेटस क्या है। और SDG 2 तो आपको पता ही है, ये हंगर ख़त्म करने के लिए ही है। एक तरीके से इसमें एक तरीके स्टडी की गई। तो बेसिकली आपको बहुत कुछ नहीं इसमें देखना है, इसमें जो है बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हंगर हॉट स्पॉट रिपोर्ट ये रिलीज करती है, इसका एक और ये रिपोर्ट है। और FAO के बारे में मैंने आपको कई बार बताया भी है, फिर से बता दे रहा हूँ कि FAO जो है ये 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली है। और ये फूड सिक्योरिटी इटली रोम। ठीक, इसके अलावा इसका जो फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन इस पे ध्यान देती है। ठीक, इससे सिमिलरली वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से बॉडी है, इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान होना चाहिए कि 2020 में जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिला था। और इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो इटली ही है, इसका भी हेडक्वार्टर इटली और रोम है। और FAO और UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साझा तौर पे ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस्टेब्लिश कब हुआ था, 1961 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है,
1961 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। और इसका भी काम वही है जो एफएओ का है भाई, फूड सिक्योरिटी, हंगर को एंड हंगर मतलब हंगर को ख़त्म करना है, भूख को ख़त्म करना है। और इसकी जो फंडिंग होती है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, ये गवर्नमेंट, ये वॉलंटरी होती है, मतलब गवर्नमेंट भी करती है, कोई कॉरपोरेट जो है वो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू वो भी कर सकता है, और कोई इंडिविजुअल भी कर सकता है, मतलब आपके पास में बहुत सारा पैसा है तो आप इसको फंडिंग कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि भाई भूख खत्म हो, ठीक है। और इसका जो रिपोर्ट आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का, ये आता है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ठीक है। तो एक इसका रिपोर्ट का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस, ठीक है। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट। नेक्स्ट इज ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, आप लोग भी थोड़ा समय जो है प्राणायाम किया करिए, एक्सरसाइज किया करिए, और हो सके तो थोड़ा दौड़ा कीजिए, तो कुछ 15-20 मिनट या आधा घंटा किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। वो फिजिकल हेल्थ के लिए आपके बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। चाहे वो बीपी हो, एक बार 35 क्रॉस करता है तो बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, 40-45 क्रॉस करता है तो डायबिटीज़ हो जाता है लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा फिर हार्ट अटैक तो है अराउंड 50, आजकल हर किसी को जो है सुनने को मिलता है कि आसपास किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। तो इन सभी डिजीज़ से ज़्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं इन कंपेरिजन टू एनी अदर डिजीज। तो आपको इस पर ध्यान रखना है। तो WHO अवेयरनेस फैलाना की कोशिश कर रहा है कि ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटी, तो वही WHO ने पब्लिश किया है। और जो भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको किस प्रकार से टैकल किया जाए, समझ रहे हैं ना, उसके लिए बेसिकली ये रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, और ज़्यादा इसमें कुछ बताने के लिए मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है उस पर बेसिकली जो भी एक तरीके से FSSAI के बारे में बताया कि भाई हार्ट अटैक रिवाइंड कैंपेन है, ईट राइट इंडिया, या ट्रांस फैट जो भी हम लोग एक तरीके से खाते हैं, जैसे एक ही ऑयल है, खाते वक्त उसी को बार बार पकाते हैं, बार बार खाते हैं, तो एक बार या 2 बार पकाने के बाद जो है वो ऑयल जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। चाहे जो भी हम लोग घी खाते हैं, बटर खाते हैं, और पिज्ज़ा में भर भर के चीज़ खाते हैं, बेसिकली इसमें ट्रांस फैट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो, ठीक। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।